हेलो बच्चों, आज मैं एमए फर्स्ट ईयर के बच्चों को उनके सिलेबस का टॉपिक प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के विषय में बताएंगे और प्राचीन काल में न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार से होती थी उसको आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था। प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो न्यायिक प्रक्रिया थी वो दो प्रकार के न्यायालयों द्वारा की जाती थी। पहला है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये धर्मस्थीय न्यायालय क्या थी और इसके अंतर्गत कौन कौन से मुकदमों का निपटारा किया जाता था, और ये कंटक शोधन न्यायालय क्या थी और उसके अंतर्गत किन मुकदमों का या किन समस्याओं का निपटारा किया जाता था। तो चलिए हम लोग पहले धर्मस्थीय न्यायालय को समझते हैं। धर्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के आपस के मुकदमे पेश होते थे, अर्थात जो धर्मस्थीय न्यायालय थी उसके अंतर्गत व्यक्तियों के आपस के झगड़े जो होते थे वो पेश होते थे। तथा जो कंटक शोधन न्यायालय थी, कंटक शोधन न्यायालयों में वे मुकदमे पेश किए जाते थे जिनका संबंध राज्य से होता था। इसका अर्थ ये है कि जो धर्मस्थीय न्यायालय थी उसके अंतर्गत व्यक्तिगत मुकदमे पेश होते थे, जबकि जो कंटक शोधन न्यायालय थी उसमें राजकीय स्तर के मुकदमे पेश किए जाते थे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग विस्तार से समझते हैं कि ये धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय में कौन कौन से मुकदमे होते थे जो पेश किए जाते थे। तो सबसे पहले हम लोग धर्मस्थीय न्यायालय के विषय में जानेंगे कि कौन कौन से मामले इस न्यायालय में पेश होते थे। तो धर्मस्थीय न्यायालय में प्रमुखतः निम्नलिखित मामले पेश होते थे, जैसे दो व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के आपसी झगड़े। धर्मस्थीय न्यायालय में दो व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के जो आपस में जो झगड़े होते थे उसका निपटारा किया जाता था। नेक्स्ट है दासों के झगड़े। दासों के जो झगड़े होते थे आपसी, उसका भी निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय में किया जाता था। ऋण चुकाने के मामले, ऋण लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुकाता था तो वो मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में जाते थे। नेक्स्ट है आपका धन को अमानत पर रखने से पैदा हुए झगड़े। धन को अमानत पर रखने पर भी जो झगड़े होते थे उसका भी निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय के अंतर्गत किया जाता था। आपका नेक्स्ट है क्रय विक्रय संबंधी झगड़े। खरीदने और बेचने से संबंधित जो झगड़े उत्पन्न होते थे वो भी इसके अंतर्गत किए जाते थे। नेक्स्ट है आपका चोरी या लूट के झगड़े। चोरी और लूट के जो झगड़े होते थे वो भी इसी न्यायालय में जाते थे। कुवचन या मानहानि के मामले, गलत बोलने या जो मानहानि किया जाते थे उसके भी मामले इसी न्यायालय के अंतर्गत किए जाते थे। नेक्स्ट है आपका जुए संबंधी झगड़े। जुए संबंधी जो झगड़े होते थे वो भी धर्मस्थीय न्यायालय में जाते थे। किसी पर हमला करने का मामला, किसी पर अगर कोई हमला किया हुआ है तो इसके भी मामले इसी न्यायालय में जाते थे। आपका नेक्स्ट है संपत्ति संबंधी विवाद। संपत्ति संबंधी जो भी विवाद होता था वो भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही जाता था। आपका नेक्स्ट है पति पत्नी संबंधी मुकदमे। पति पत्नी संबंधी जो मुकदमे होते थे
वो भी इसी न्यायालय में जाते थे। आपका नेक्स्ट है संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार संबंधी झगड़े। संपत्ति का बंटवारा और उत्तराधिकार के जो झगड़े होते थे उसका भी निपटारा इसी न्यायालय में किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय आप लोगों को भी पहले हमने बताया कि इस न्यायालय में राजकीय स्तर के मुकदमे पेश किए जाते थे और जो धर्मस्थी न्यायालय होते थे उसमें व्यक्ति या व्यक्तिगत जो मामले होते थे या जो झगड़े होते थे उसको पेश किया जाता था। अब हम लोग इसके अंतर्गत जान लें कि इस न्यायालय में कौन कौन से मामले पेश किए जाते थे। तो इसमें पहला ये राष्ट्रीय व सार्वजनिक आपत्तियों के निराकरण संबंधी मामले। इस न्यायालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के और सार्वजनिक आपत्तियों के मामले पेश किए जाते थे। नेक्स्ट है अपने गुप्तचरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना। इस न्यायालय में गुप्तचरों द्वारा अपराधियों को पकड़ने के मामलों का निपटारा किया जाता था। नेक्स्ट है मृतदेह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण को पता लगाना तथा गैर कानूनी उपायों से आजीवक चलाने वालों की गिरफ्तारी। इन कंटक शोधन न्यायालयों का कार्य था अपने गुप्तचरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना। ये गुप्तचरों को छोड़ते थे और अपराधियों को पकड़वाते थे तथा मृतदेह की परीक्षा करते थे, निरीक्षण करते थे और उसके बाद उसके कारण का पता लगाते थे तथा गैर कानूनी उपायों से आजीविका चलाने वालों की गिरफ्तारी करते थे। जो गलत तरीके से अपनी आजीविका चलाते थे उनको उनकी गिरफ्तारी करने का कार्य इस न्यायालय का होता था तथा सरकार के संपूर्ण विभागों की रक्षा करने का दायित्व भी इसी न्यायालय का ही होता था। अब ये तो रहा बच्चों कि इन दो न्यायालयों में कौन कौन से मुकदमे पेश किए जाते थे, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इन न्यायालयों में मुकदमे किस प्रकार से किए जाते थे। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यायालयों में मुकदमे किस प्रकार से किए जाते थे, इस विषय पर भी अर्थशास्त्र में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि जब किसी निर्णय के लिए जब कोई मुकदमा पेश होता था तो किन किन बातों को दर्ज किया जाता था। जैसे न्यायालय में अगर कोई मुकदमा गया तो पहले उसकी प्रक्रिया क्या होती थी, उस मुकदमे को कैसे लिखा जाता था, उसके आगे की क्या प्रोसेस होते थे, इस बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ठीक तारीख लिखी जाती थी कि किस तारीख को ये या किस तारीख का ये मामला है। उसके बाद अपराध का स्वरूप, उस अपराध का स्वरूप कितना है, कैसा है। उसके बाद घटना स्थल कि किस घटना स्थल पर, किस स्थान पर इस झगड़े का यह झगड़ा हुआ था तथा यदि ऋण का मुकदमा है तो ऋण की मात्रा लिखी जाती थी कि कितना ऋण लिया गया था। उसके बाद वादी और प्रतिवादी, पक्ष और विपक्ष दोनों का देश, किस देश के हैं, उनके ग्राम का नाम, उनकी जाति क्या है, उनके गोत्र का क्या है, उनका नाम क्या है और उनका पेशा क्या है। अब इसके बाद दोनों पक्षों के बातों को सुना जाता था और उसका पूरा विवरण लिखा जाता था। तत्पश्चात इस संबंध में साक्षी, जिरा आदि सब बातों पर ध्यान दिया जाता था।
तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि जो प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था थी, उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया थी वो दो प्रकार से होती थी। एक तो थी धर्मस्थी न्यायालय और दूसरी थी कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थी न्यायालय के अंतर्गत व्यक्तिगत मामलों को पेश किया जाता था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत राजकीय स्तर के मामले पेश किए जाते थे। अब जब न्यायालय के अंदर जब मामले आते थे तो उसकी प्रोसेस क्या थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले जब मुकदमा पेश होता था, जब कोई मुकदमा आता था तो पहले उसकी तारीख नोट की जाती थी। उसके बाद उसके अपराध का स्वरूप क्या है उसको लिखा जाता था। उसके बाद उसका घटना स्थल, फिर तत्पश्चात अगर ऋण का मुकदमा है तो ऋण की मात्रा लिखी जाती थी। उसके बाद वादी और प्रतिवादी मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों का पूरा विवरण लिखा जाता था, जैसे कि उसका देश क्या है, उसका ग्राम क्या है, गांव क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसका नाम क्या है और उसके पेशे को भी लिखा जाता था। फिर दोनों पक्षों के पूरे विवरण को नोट किया जाता था। फिर उसके बाद ही इस संबंध में कोई जिरह या साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाता था। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।